नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पीएम मोदी के 370 सीटें जीतने और साथ ही बीजेपी के हरियाणा में टारगेट 10 को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने पिछली बार हरियाणा विधानसभा में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन आधी सीटों पर बीजेपी सिमट गई। ऐसे में चर्चा चुनावी तैयारी, दावेदारी और बार पलटवार को लेकर हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते चुनावी तैयारियों और जीत की दावेदारियों का सिलसिला तेज हो गया है। पीएम मोदी ने सदन में विरोधियों को निशाने पर लेते हुए पिछली बार से भी बड़ी जीत की बात कही। जी हां, पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी 370 सीट जीतेगी तो वहीं एनडीए अलायंस 400 पार सीटें हासिल करेगा। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी लोकसभा में जीत का दावा करते हुए इस बार भी सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है। मैं देख रहा हूं, जहां पर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जाता हूं, एक बड़ा जोश, एक बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है। और आने वाले इस 2024 के इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास हरियाणा की जनता दे करके प्रमुख भूमिका अदा करेगी। बीजेपी के जीत के दावों के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हरियाणा में 75 पार का दावा करती थी, 40 पर सिमट कर रह गई और परिणाम जनता तय करेगी। देखिए, वो तो अपना अपना हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई, 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए। हरियाणा में बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में, तो स्लोगन तो दे सकते हैं। बहरहाल सभी दलों के दावों और वादों का दौर इन दिनों शिखर पर है। बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीट फिर जीतने और हरियाणा विधानसभा में भी सरकार बनाने की बात कर रही है, तो विरोधी दल बीजेपी को 75 पार का नारा याद दिला रहे हैं। लिहाजा देखना यह है कि राजनीतिक दलों की दावेदारियों और चुनावी तैयारियों के बीच जनता का मूड क्या है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, वंदना पोपली जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पोपली जी आपसे। कल भी हम बात कर रहे थे, पीएम ने जो दावा किया 370 बीजेपी, एनडीए 400 पार। अब कांग्रेस ये कह रही आप लोगों ने तो पिछली बार भी दावा किया था 75 पार सीटें जीतने का, लेकिन हुआ क्या? आधी सीटों पर सिमट गए, गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। देखिए, मुझे लगता है कि हमने इस विषय में कल भी चर्चा की थी और मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमारा वोट परसेंटेज बड़ा था लेकिन सीटें कम रह गई थी। लेकिन इस बार के लिए हमने जो वोट का लक्ष्य, सीटों का जो लक्ष्य रखा है वो 370 का रखा है और 400 पार जो है एनडीए गठबंधन का रखा है। तो मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, अभी आप देखेंगे 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लगातार अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और अपने लक्ष्य से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा है।
लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बढ़ रहा है, जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, जिस तरह से वो जो बात कहते हैं उसको पूरा करने का उनका जो मादा है, अगर वो किसी योजना का उद्घाटन करते हैं तो उसका माफ कीजिएगा, जिसका शुरुआत करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करने का काम करते हैं। तो ये जो काम है प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो विश्वास दिलाते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ेगा। और जिस प्रकार से पूरे 10 साल में जिस प्रकार से जो काम हुए हैं, चाहे मैं यहाँ पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर लूं, या धारा 370 को खत्म करने की बात कर लूं, या मैं बात करूंगी किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया है, नारी शक्ति बंधन बिल लाया, कानून बनाया गया है। तो ये जो तमाम तरह के जो काम हैं वो जनता के लिए और किस प्रकार से भारत को एक शक्ति बनाने के लिए लेकर चले हैं, तो वो एक विश्वास मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि नंबर पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, काश वो खड़गे जी से भी पूछ लेते। खड़गे जी भी खुद कह रहे हैं कि 400 पार जा रहा है। तो ये तो खाली मेरे या मेरे नेता के शब्द नहीं है, इनके नेता भी अंदर से मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अगर हम इस चीज को देखें तो ज्योति, हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता हार मान रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो ये दिखाता है कि ये जो डर है ये इनमें भी है कि 400 सीटें तो आ ही जाएंगी एनडीए की, वो उनको अच्छे से मालूम है और पता है एक हार और जुड़ने वाली है, इसलिए किसी का दम घुट रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो जो इतने पुराने नेता थे अचानक से उनका दम घुटने लग गया, वो बात अलग है कि कभी रूठ जाते थे, कभी मना जाते थे। मैं कैप्टन अजय यादव की बात कर रही हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो हमेशा रहे और एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी में इतना सम्मान मिला, उसके बावजूद भी वो कहता है कि मेरा दम घुट रहा है। तो ये दिखाता है कि ये संभावित हार से डर है। अब आप ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी ये कह देते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, और वो ना दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ना भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई नाम नहीं आ रहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। या आप देखिए, हमारे तो नेता भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राव इंद्रजीत जी की बात कर लीजिए, सिद्धार्थ दुबे जी ने भी आज बयान दिया कि वो किस प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए सभी तैयार है। ये ऐलान कर चुके हैं रोहतक से लोकसभा ही लड़ेंगे। देखिए, अच्छी बात है अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो इनके किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना वो कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। आप ही देखिए, हमने 10 के 10 लोकसभा जो हमारे ऑफिसेज हैं वो हमने एक साथ खोले, हम ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ पे तो इनकी अपनी सर फुटबॉल चल रही है। अभी तो ये देख रहे हैं कि कौन से जो प्रोग्राम है वो ऑथराइज प्रोग्राम है या कौन सा ऑथराइज नहीं है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव से बचा जाए। और मैं अगर बाकी पार्टियों की बात करूं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो बहुत क्लियरली जो ये फिलहाल प्लान कर रही है कि जमानत ना जब्त हो जाए, उसके लिए हम क्या करें वो ये प्लान कर रही है। एनएलडी कह रही है किसी तरह से हमारे को कैंडिडेट मिल जाए, कि हम कैंडिडेट मिल जाए तो कम से कम उनको चुनाव में तो लड़वा सके। तो जो विपक्षी पार्टी हैं उनके जो वोट परसेंटेज रहा है, जो उनका काम रहा है, जो लोगों का उनके प्रति दिखाई देता है कि इन्होंने अपने समय में जब रूल किया था तो क्या कंडीशन थी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो 400 पार का जो नारा दिया है, 370 का दिया नारा है, ये नारा जो है हमारे तो जबान पर है, ये विपक्षी पार्टियों के मन में है और तभी खड़गे जी के मुंह से भी निकल रहा है और बाकी लोगों के मुंह से भी निकलेगा। और ये जब देखेंगे कि जो नंबर हमने कहा है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। नवीन जी कुछ कह रहे हैं 10 सेकंड्स में, फिर मैं कांग्रेस को जोड़ रही हूँ चर्चा में। बिल्कुल 10 सेकंड लूंगा। पहले तो मैं सभी दर्शकों को, आपको, मेरे जितने पैनलिस्ट साथी हैं सभी को हाथ जोड़ के विनम्र राम राम करना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं और इनके बड़े बड़े नेता हैं 400 पार का दावा करते हैं। अब दावा तो ये 400 पार करते हैं और चोरी करते हैं 4-4, 5-5 वोटों की चंडीगढ़ में जाके। इतने बड़े डकैत हो गए, छोटी मोटी चोरियां करना आपको शोभा नहीं देता, आप तो बहुत बड़े हो। आप ये 4-4, 5-5 वोटों की कल भी इस मुद्दे को लेकर बहुत समय चला गया था डिबेट का। हाँ जी, मुझे लगता है इसका जवाब दे देती हूँ। आप जवाब ले लो। चोरी कौन करता है वो भी मैं बता देती हूँ। चोरी कौन करता है वो भी मैं बता देती हूँ। कांग्रेस को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ जी, अगले उत्तर में बताइएगा। आप बहुत विस्तार से अपनी बात आप पूरी कर चुकी हैं, खुद रुकी हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ डिबेट में। बजरंग दास जी, वंदना पोपली जी कह रही हैं जो नारा हम दे रहे हैं 370 या 400 पार का,
या हरियाणा में 10 सीटें जीतने का फिर से लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? हम केवल नारा दे रहे हैं, लेकिन मन से कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि बीजेपी ये जीत हासिल करेगी। ज्योति जी, सरकार ने सपने लेने में कोई टैक्स नहीं लगा रखा। ये दिन के अंदर जागते ही सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है। ये सपने में चलते रहे तो हमारे लिए खुशी की बात है। ये तो जुमले की सरकार है, हमेशा ये ना जुमला ही फेंका है। जब प्रधानमंत्री जी यूं कह सकते हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 2 करोड़ युवाओं को 8 साल नौकरी दूंगा, वो जुमला सिद्ध हुआ नहीं हुआ। 15-15 लाख खाते में डालने की जो बात कही अमित शाह ने खुद कहा, ये तो जुमले हैं, जुमले बोलने पड़ते इलेक्शन के अंदर। ये कोई 15-15 लाख खाते में नहीं डालने हमने, ये अमित शाह जी खुद का बयान है। ये वही लोग हैं जो कहते थे 35 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे, भाई वो भी एक जुमला सिद्ध हुआ। ये कहते थे कि हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, वो भी जुमला सिद्ध हुआ। किसानों को कहते थे आपकी आय 2 गुना कर देंगे, आय 2 गुना नहीं की, खर्चा जरूर इन्होंने 2 गुना कर दिया। जहां बात थी पहले कहते थे हरियाणा में अब की बार 75 पार, और इनका ही प्रदेश अध्यक्ष सैनी साहब कहते हैं अब की बार 80 पार। 80 क्यों भाई, 90 पार कह दो। तो आपकी जवान आपको रोकता कौन है? आप 90 पार भी कह सकते हो, 90 पार बोल भी सकते हो, किसी ने रोक नहीं रखा। जब 75 पार का नारा दिया 40 में अटक गए। 80 पार का नारा दिया है तो आपके सामने है, ये 20 पे भी कौन पहुंच पावे। दूसरी बात, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले कहते थे 300 पार, ये कहते हैं 400 पार, और 2 दिन बाद ये कह देंगे 600 पार। तो भाई किसी का इलाज नहीं, ये जुमले वाली सरकार है। इन्होंने जुमले के सिवाय कुछ नहीं किया। इसे 300 पार जब ये कहते थे तो 300 पार तो किया ना, में क्या काम लोकसभा में 300 पार तो किया, 300 पार की बात करते थे तो किया ना लोकसभा में। तो मैं इब की बात कर रहा हूँ ज्योति। नहीं, आपने पिछली बात का हवाला देकर अब की बात कही कि पिछली बार ये कहती थी 300 पार, तो 300 पार तो की बीजेपी ने। हरियाणा में सभी 10 की बात कर रहे थे, 10 जीती। हालांकि विधानसभा में जो नारा दिया वो नहीं उस पर खड़े उतरे, ये भी सबके सामने है। ज्योति जी मेरी बात प्लीज मेरी बात सुनिए ज्योति जी। इन्होंने 10 दिन पहले 300 पार का नारा 10 दिन पहले दिया था, आप चेक कर लो। ईब इन्होंने नारा 400 कर दिया। क्यों कर दिया आप भी समझते हो। इन्होंने किया क्या है, जनता हित में क्या फैसला लिया है? 9.25 साल में एक काम बता दो हमने जनता के हित में एक काम किया। भाई को भाई से लड़ाने के सिवाय किसी हित में काम किया हो? यहां तक घोटाले के सिवाय शराब घोटाला, दान घोटाला, रिश्ती घोटाला, यहाँ तक कि खनन घोटाला, और यहाँ तक कि 37 से ज्यादा पेपर लीक घोटाला। ये पेपर लीक घोटाले की सरकार है, सबको ये पता है भी घोटाले की सरकार है। प्रॉपर्टी आईडी का भी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर। प्रॉपर्टी आईडी में 1.25 साल से ज्यादा हो गए, जनता लाइन में लग रही है, आज तक प्रॉपर्टी उनकी ठीक नहीं हुई। जिसका 100 गज का मकान था 500 दिखा दिया, जिसका 1 फ्लोर मकान था 4 मंजिली दिखा दिया, ठीक कराने के लिए लग रहे हैं। एक अयासी कंपनी को 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर इन्होंने दिया और उसको पेमेंट 57 करोड़ से ज्यादा कर दी, जबकि नगर निगम इनके खुद के चेयरमैन ने प्रस्ताव पास किया। अगर आप इस तरह से बात करेंगे एक एक मुद्दे को लेकर तो 1 घंटा काफी नहीं है। आप इन सारे मुद्दों को गिनवाने बैठेंगे बजरंग जी, कैसे डिबेट हो पाएगी? मैं तो मुद्दे की तो ये मुद्दे की बात आप रोजाना करते हैं, मुद्दे की बात आप हर डिबेट में इन मुद्दों की बात करते हैं, आप नहीं करते हैं? मैं ज्योति जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने हमारी योजना सुन लो, हमने एलेको योजना लागू कर रखी है, घर घर कार्यक्रम हमने कांग्रेस पार्टी शुरू कर रखा है। हर एक कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, रोज हमारे कार्यक्रम है। आप विपक्ष आपके समक्ष हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 90 के 90 विधानसभा में रैलियां हो रही है, आप इनकी भीड़ देख लो और हमारी भीड़ देख लो। हमारे मुकाबले में 10% भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी रैलियों में लोग नहीं आते। मुख्यमंत्री जाते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं और मुख्यमंत्री उल्टा जवाब देते हैं, नहीं बिजली नहीं दूंगा 8 घंटे, बिजली नहीं दूंगा,
कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं बैठ जा, तो बुकाए आई है। कोई आदमी कोई खड़ा हो जाए सवाल जवाब करने के लिए, जवाब नहीं इनके पास, मैदान छोड़ छोड़ के भाग जी जाते हैं। बजरंग जी, अब मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आएंगे पोपली जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इनेलो के बाद आती हूँ आपके पास। पंजेटा जी, अभी आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता ये कह रही हैं आप लोगों के सामने तो उम्मीदवार ढूंढना और उनको इनेलो की टिकट देना ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। पंडिता जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? पोपली जी कुछ कह रहे थे। पोपली जी, देखिए, अभी मैं सुन रही थी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी बात यहाँ पर कर रहे थे और कुछ बातें रटकर आ जाते हैं, वही सुनाने की कोशिश करते हैं। उनको पता हर बार जवाब अच्छे से मिलेगा, लेकिन आपकी बात के बाद इन्होंने अपनी तैयारी पर बात करी, लेकिन जनता आपको क्यों वोट दे उसका आपने जवाब नहीं दिया। जनता या आपने ये भी नहीं बताया कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, आप कैसे बेहतर हैं, वो आप नहीं बता पाए। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम घर घर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपके अपने घर में ही कांग्रेस नहीं है। किस प्रकार से आपस में लड़ते और कैसे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं वो सबको दिखाई देता है। यहाँ पे आपने कुछ बातें कही कि 80 पार बता दो, 90 पार बता दो। हमने तो अपने लिए लक्ष्य रखा हुआ है, उसमें आपको पेट दर्द क्यों है भाई? हमने तो लक्ष्य रखा है ना अपने लिए, आपको तकलीफ का है? आप भी रख लो राहुल गांधी से पूछकर। भाई मैंने लक्ष्य, मेरी पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि इतनी सीटें होनी चाहिए। हम ये कहते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। आपको तो ये बताते हुए भी शर्म आती है कि आपका नेतृत्व कौन करेगा? एक सेकेंड, मुझे आप बोल लीजिए बजरंग दास जी, मैं बाद में बोल लूंगी। मेरा ये समय पेंडिंग कर दीजिए, मेरा समय पेंडिंग कर दीजिए। बजरंग जी, कोई मेरा समय पेंडिंग कर दीजिए, मेरा समय पेंडिंग। सभी अच्छे से बात कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं बजरंग जी? फिर ये आपके समय में बोलेंगे। नहीं बजरंग जी, ऐसे नहीं देखिए, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही थी ना। अब इनके लिए, बजरंग दास जी के लिए तकलीफ की वाली बात ये है कि इनको सबसे पहले अपनी पार्टी की जो एकजुटता बार बार सड़कों पे दिखाई देती है, किस प्रकार से सिर्फ टव्वल होता रहता है, उस पर जवाब देना है। फिर इनको अपने गठबंधन पर जवाब देना है। अब ये जो इन्होंने अपना गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, उस इंडी गठबंधन में कौन कौन रह गया, कौन कौन छोड़ के चला गया, मुझे तो याद नहीं है। इनको खुद को याद है कौन रह गया कौन चला गया? अरे इतनी लंबी चौड़ी फौज दिखाने की कोशिश करी थी, उस फौज के जो पीछे से सैनिक भाग गए, आगे आगे तो चल रहे थे, लेकिन पीछे से जो निकल के भाग गए वो देखे भी हैं या चले जा रहे हो आग बंद करके? वो भी चेक कर लेना और ये भी देख लेना कि राहुल गांधी के नाम पर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार बजरंग जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। और पंडिता जी की आवाज अगर हमें मिल पाए अभी, तो मैं इनेलो को जोड़ रही हूँ चर्चा में। उम्मीदवार कौन है? सिर्फ एक लाइन में आपसे पूछ रही हूँ मैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? ठीक है, पूछेंगे कांग्रेस से, हम पूछेंगे अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। बजरंग जी, आप रुकिए। बजरंग जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। एक तो देखिए, पहले जो सवाल मैंने पूछा, पोपली जी कह रही थी आप लोगों के पास तो उम्मीदवार भी नहीं होंगे, और दूसरा जो दूसरे दलों के लिए, बीजेपी कांग्रेस के लिए भी सवाल के इनका कि क्या आप लोगों ने कोई लक्ष्य रखा कि चुनाव को लेकर, कि क्या टारगेट रहेगा चुनाव में जीत का? बिल्कुल 10 की 10 सीटें जीतेंगे बहन जी। बजरंग दास जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पंडिता जी से सवाल पूछा है। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि भाजपा के और हमारे अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। भाजपा केवल जुमलों की और घोषणाओं की सरकार है। घोषणाओं का आलम ये है कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं लगभग 1800 के आसपास, उसमें केवल 250 के मात्र वो पूरी करने का काम करते हैं। तो आप इनकी घोषणाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इनकी घोषणाओं के ऊपर भी आऊंगा। गलत डेटा बता रहे हैं आप, गलत डेटा बता रहे हैं। मैं इनकी घोषणाओं के ऊपर भी आऊंगा। 80% जो घोषणाएं वो पूरी हो चुकी हैं, 80% पूरी हो चुकी है। गलत डेटा मत दीजिए प्लीज, गलत डेटा मत दीजिए। और अगर आपके उसके सोर्स है तो बताइए। विधानसभा के पटल के ऊपर पिछली बारी हमने सवाल पूछा था, अखबार के अंदर आ रखा है मैडम जी, कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में कितनी घोषणाएं की। दिखाइए कहाँ पर है, आप सुनिए, दिखाइए कहाँ पर है, डेट बताइए, डेट बताइए, किसने जवाब दिया वो बताइए। आप अखबार उठाते इनको अपनी बात कहने दीजिए। आप पोपली जी अखबार पढ़ा कीजिए, अखबार के अंदर आ चुकी है कि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की। उसमें से 282 पूरी हुई है 1770 के अंदर।
आप बात कुछ और करती है, मैं तो अभी आपकी सारी घोषणाओं की पोल खोलूंगा, आप बोलने नहीं दे रहे मेरे को। देखिए ज्योति जी, आलम ऐसा है इनका कि इनके राज के अंदर ये हमसे कंपैरिजन करने चलते हैं। हमारे राज में तो खजाने भरे छोड़ के गए थे हम, प्रदेश का खजाना केवल खाली नहीं हुआ, आज इन्होंने, जनता इनको इसलिए वोट करेगी कि इन्होंने हर प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख से ऊपर का कर्जदार बना दिया। इनकी आलम इनका ये है कि इनके सरकार में इतने लोग खुश हैं, इतने लोग खुश हैं कि मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, वो है 468 का। 468 लोगों ने हर रोज अपनी जान दी है, सुसाइड किया। ये 2022 साल के अंदर, ये एनसीआरबी सोर्स है इसका। उसके बाद हर रोज 50 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। टोटल स्टूडेंट का है 35,950। ये तो इनका आलम है, ठीक है। हर रोज 50 जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो इनकी सरकार का आलम है। उसके बाद ये बात कर रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में बजट आया, आप किसानों की भी बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने फर्टिलाइजर के ऊपर 10,000 करोड़ कम क्यों किया, क्यों कटौती की 10,000 करोड़ की? आप मुझे ये बताइए, आपने एजुकेशन के ऊपर आप इतनी बात करते हैं, तो आपने एजुकेशन यूजीसी की फंडिंग को 61% क्यों घटा दिया? आपकी सरकार की आप बात करते हैं तो 205 लाख करोड़ का आज देश के ऊपर कर्ज क्यों है? आप विश्व गुरु की बात करते हैं तो आप बताइए डॉलर की आज क्या हालत है, जो आपकी सरकार बोलती थी। प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ खड़े हैं, करप्शन में हम कहाँ खड़े हैं, वो भी बताता हूँ। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, और पाकिस्तान को हर बार ही कहते हो चाइना को मुंह तोड़ जवाब आप कब दोगे? उसके बाद अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके है, वो पूरे वर्ल्ड के जितने जो भ्रष्ट देश हैं, मुल्क हैं, वो उसके बारे में जो डेटा वो देती है, और उसके डेटा के अनुसार जो हाल ही में उसने डेटा दिया है, 93 पोजीशन पे हम आ गए। जो पिछले साल हम थोड़ी बेहतर 85वें स्थान पे थे, आज हम सारे मुल्कों में 90 सबसे भ्रष्ट देशों में 2017 की। पंडिता जी, हरियाणा की भी बात कर लीजिए ना। आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि महत्वपूर्ण नहीं है, ये है, लेकिन आप तो हरियाणा की पार्टी हैं। जब आपके उम्मीदवारों को लेकर और दूसरा आपके टारगेट को लेकर जब सवाल पूछा मैंने, आप उस पर सिंगल लाइन में भी आपने उत्तर नहीं दिया। सिंगल लाइन आपने, मैंने शुरुआत में आपको नहीं रोका पंडिता जी, बिल्कुल नहीं रोका। आप लगभग अपना समय भी ले चुके हैं। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ, आप प्रश्न पर तो आइए ना, जो मैं पूछ रही हूँ। सभी मूल प्रश्न सभी की सभी पार्टी, ज्योति जी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहेगी हम हारने के लिए चुनाव में आए? लेकिन लोगों का विश्वास जिनके ऊपर उतरेगा वही पार्टी जीतेगी। लोगों की हालत किसने क्या की, किस सरकार में क्या था, वो बताना जरूरी है। मूल प्रश्न के ऊपर तब आएंगे ना जब कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन आज भाजपा कहाँ है, बड़ी बड़ी बात करती है। बताइए प्रदेश के ऊपर कर्ज क्यों चढ़ा दिया आपने इतना? आपकी गवर्नेंस सीधा इस पे आपकी अकाउंटेबिलिटी काम करती है कि आप प्रदेशवासियों पे कर्ज कितना चढ़ा रहे हैं। आप इसको अमृतकाल कहते हैं। आप कोरोना में बताइए, आज आप गारंटी दे रहे हैं, चलो मानते हैं आप हर चीज की गारंटी दे रहे हो, गारंटी तो वैसे ज्योति की अगले पल की भी नहीं है। ये कोरोना काल में आत्मनिर्भर करने के लिए क्यों छोड़ दिया था? तब कहाँ चली गई थी गारंटी? और ये हर चीज की गारंटी आज क्यों दे रहे हो भाई? किसने रोक रखा था 9 साल के अंदर जो काम आप आज घोषणा कर रहे हो, अब करेंगे, क्यों नहीं करे आपने? केवल कर्ज कब चढ़ाया 205 लाख करोड़ का आज, क्योंकि इन्होंने बात विश्व गुरु की बात बनती है। चलो हरियाणा का बता दो, आपने कितने टोल बंद कर दिए? पंजाब ने 11 टोल बंद कर दिया, आपने 18 टोल बंद करने की घोषणा की थी, आज तक एक भी टोल बंद किया आपने? आप लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर आपने आय दुगनी की बात करी किसान की, आपने लागत बढ़ा दी समय के ऊपर। अभी देखे ना, वेट कम किया इन्होंने, खाद के कट्टे का के वेट कम कर दिया, और दोबारा मैंने बताया आपको जैसे 10,000 करोड़ और कम कर दिया इस बजट के अंदर। किसी को पता भी लग दिया, कोई चर्चा भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप काटोगे क्या? फिर दोबारा किसान के वेट कम कर दोगे बैग का। किस लिए आप कृषि के ऊपर क्यों नहीं करते हो आप खर्चा? क्यों एमएसपी पे कानून नहीं बनाते? कब कैसे आय दुगनी होगी? एमएसपी बोलते हैं देंगे, C2+50 करो, कानून बनाओ। उसके बाद आप स्टूडेंट्स का देख लो, स्टूडेंट्स का क्या हाल है? सुसाइड रेट पता है आपका स्टूडेंट्स का क्या हाल है? या जमीन बेच के जा रहे हैं, या नशे की तरफ जा रहे हैं, या क्राइम की तरफ जा रहे हैं, वो कसूरवार थोड़ी ना है। आप बताओ, आपने अपनी सरकार के अंदर लगभग 13,500 पद खाली परमानेंटली आपने खत्म कर दिए। वो किस लिए करती है? आपको तो जॉब क्रिएट करनी चाहिए थी। क्यों हमारे टाइम में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे ओपीएस के साथ? आपकी सरकार के अंदर क्यों नहीं है? आप कौशल रोजगार के पीछे आप धोखे क्यों पड़े हो? क्यों हरियाणा की जनता का, स्टूडेंट्स का आपने मजाक बना के रख दिया? आप ये मुद्दे बता रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। साथ ही आपने चौटाला सरकार और वर्तमान सरकार की आपने तुलना भी कर लिया। अभी मैं आगे आएंगे पोपली जी आपके पास, दूसरे पैनलिस्ट को मैं चर्चा में जोड़ लूं। अभी नवीन जी,
आपको लेकर तो देखिए जमानत बचाने की ही चुनौती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। हरियाणा को लेकर जब हम बात करते हैं, और पोपली जी भी कह रही हैं आप लोगों को भी इस बात का भी डर है कि क्या इस बार भी हम जमानत बचा भी पाएंगे या फिर नहीं हरियाणा में। ये किसने दी है चुनौती? पोपली जी कह रही हैं, अभी आपने सुना भी। और चुनौती देने का तो ऐसा है, ये तो सभी के सामने, आप लोगों ने जब जब हरियाणा में चुनाव लड़ा आप लोग जमानत नहीं बचा पाए। पोपली जी चुनौती दे और रही अभी है। 5 राज्यों के चुनाव की भी बात कर रही हैं, वहां की भी आप बात कर ले हरियाणा के अलावा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। पोपली जी चुनौती दे रही है। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, दवाई का असर तब सही होता है जब वो समय पे ली जाए और पूरी ली जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ध्यान से सुनना, तभी इनको समझ में आएगा दवाई का पूरा असर तभी होगा। और दवाई का असर होने वाला है, आप घबराइए मत। दवाई का असर आप पे इतना होगा। नकली वाली के असली वाली दवाई कौन सी? नकली जो दिल्ली में बेच रहे हो। अब बताओ, ये देश बेचने वाले हमें नकली असली दवाई बेचना सिखाएंगे? बताओ, इन्होंने देश बेच के खा लिया, ये हमें सिखाएंगे कि नकली असली दवाइयां कैसे बेचते हैं। आप शांत रहिए, आप खामोश रहिए, सुनिए। मैंने कहा था ना, दवाई समय पे लेनी चाहिए और पूरी लेनी चाहिए। असर तभी होगा, असर तभी होगा जब दवाई पूरी लेनी। हो गया, चालू, इनकी कैसेट चालू होगी। फुल टाइम आपको बोलो फुल टाइम है, बोलो आप, बोलो क्या कह रहे थे? पोपली जी, इनको अपनी बात कहने दीजिए आप। नहीं, बुलाओ इनको, आप बोलो पोपली जी, कौन सी दवाई की बात कर रहे हो? आप देश बेच के खा गए और आप हमें बता रहे हो कि दवाइयां कैसे बेचनी है। थोड़ा शांत रहिए, अपने समय में बोलिए। ये गलत बात है। आप हर देखो, पता नहीं भाजपा के प्रवक्ताओं को क्या चुल मची रहती है कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा तो तब इन्होंने अपनी कहानी शुरू करनी है। अरे भैया, सबको समय मिलना चाहिए। आप वैसे भी नहीं सुनते हो जनता की। यहाँ पे तो कम से कम इतने बड़े मंच पे बैठने के बाद भी अगर आप नहीं सुन सकते तो क्या ही होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं सभी लोग मिलके कि इस बार भाजपा को हरियाणा से हरियाणा की जनता निकाल के दिखाएगी। दूसरी बात, आपने 300 सीटों का दावा करा, 370 का दावा करा, 400 का दावा करा, 4000 का कर लो, 4 लाख का कर लो, कितना भी करो। आपने तो कर्नाटक में भी किया था दावा, आपने तो वेस्ट बंगाल में भी किया था दावा, आपने तो दिल्ली में भी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि बदनसीब है, हम खुश नसीब है। वो बदनसीबी और वो खुश नसीबी और वो दावे जनता ने आपको वोट के हिसाब से, अगर आपने चोरी नहीं करी ना, अगर आपने डकैती नहीं डाली वोटों पे, आपने जो हत्या नहीं करी लोकतंत्र की, और बेईमानी, चोरी, हत्या, ये चीजें नहीं करी आपने, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो संकल्प है ना, वो संकल्प धरे के धरे रह जाएंगे। नवीन जी, या तो जीतेंगे या फिर इन बातों का हवाला देंगे आप लोग, हारे तो। देखो, जीत हार जनता के हाथ में है, जीत हार मुद्दों के हाथ में नहीं हारे तो आप तो अभी से आप लोगों ने जवाब तैयार कर लिया है। अगर वोटों की चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, लोग तो डकैती भी हुई है ना। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मर्डर शब्द उन्होंने ये शब्द यूज करे। देखो, इनको ना ट्रेनिंग दी गई है, इनको ये बताया गया है कि भाई जब डेमोक्रेसी की हत्या की कोई बात करे ना तो तुमने उनको बोलने नहीं देना। पर पोपली जी, डेमोक्रेसी की हत्या तो आपने करी है, वोट चोरी तो आपने करी है, लोगों की वोट पे डाका तो आपने डाला है, लोगों ने जो चुनाव किया था उस पे तो डाका आपने डाला है। हत्यारे हो आप, बेईमान, हत्यारे, डकैत हो, लोकतंत्र की हत्या करी, वोटों की बेईमानी करी, लोकतंत्र की हत्या, वोटों की बेईमानी और चोरी करी, चोरी करी। अब ये देखो, चोर मचाए शोर, ये देखो चोर कितना शोर मचा रहे हैं, ये वोटों की चोरी करने वाले देखो कितना शोर मचा रहे हैं। सुनना नहीं चाहते, इनको ट्रेंड करके भेजा गया है कि लोकतंत्र की हत्या की जब बात हो तो आपको रुकना नहीं है, आपको बोलने नहीं देना। बैलेट पेपर को क्यों फाड़ रहे थे उसका भी जवाब तुम्हें देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये 2 दिन है बस, अगली सुनवाई में सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट इनकी पोल खोलेंगे, ये आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को निंदा करेंगे लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, और जिस प्रकार से जनता को पता है दुरुपयोग आप लोग कर रहे हो, नेता का नहीं हुआ, जो सदा का समय नहीं रहने वाला है।
अपने साथियों को बाहर निकाल फेंका, जिसके मंत्री जेल में है, जो दिन रात पंजाब हरियाणा को कोसता है, उसको हरियाणा की जनता वोट देगी। अरे हरियाणा को कोसने का काम करने वाले केजरीवाल को वोट मिलेंगे यहाँ पर 0.4% मिले थे, 0.4%। अब की बार वो भी नहीं मिलेंगे, अब की बार वो भी नहीं मिलेंगे। अपनी लगातार नहीं मिलेंगे, चुरा भोगने वाले को वोट नहीं मिलेंगे, हरियाणा को कोसने वाले को आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। मुझे नहीं दिया है, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। एक भी अनइंटरप्टेड मिनट इन्होंने दिया है। पोपली जी मैं चैलेंज करता हूँ, आप सुनने की एक भी बात कह के चले जाना, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते, आप मन की बात कहते हो, मन की बात सुनते नहीं हो, सामने वाले को नहीं सुनते हो, कहीं से भी नहीं सुनते हो, ना आपके नेता सुनते हैं और ना आप सुनते हो। और मैं चैलेंज करता हूँ पूरे डिबेट में आप एक शब्द भी बोल के दिखा देना, आपकी एक भी फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल भी दिल्ली की जनता ने देख लिया, और अब की बार दिल्ली में क्या हाल होगा पता चल जाएगा। पोपली जी आप लगातार इसी समय में बोली है, अब आपके बीच में कोई भी प्रवक्ता बोलेगा मैं नहीं रोकूंगी, मैं नहीं टोकूंगी किसी को भी। मैं बिल्कुल साधारण शब्दों नहीं, लेकिन नियम सभी के लिए एक रहेगा, आप लगातार इनके समय में बोलती रही, अगर आपके टाइम में ये बोलेंगे इनको भी मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा, इनका लगातार आज कोई नई डिबेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलने लग जाते हैं, देखो हंसी आ रही है इनको, इतने गंभीर विषय पे जब हम प्रदेश और देश की चर्चा कर रहे हैं, भाई झूठ सहन नहीं होता, झूठ सहन नहीं होता, इनको हंसी आ रही है, बताओ इनको हंसी आ रही है। यहाँ पे प्रवक्ता जब बोलते हैं तो सच्चाई सामने आती है, मुझे मुझे अनइंटरप्टेड नहीं मिली। नवीन जी आप रुकिए, अभी रुकिए, सुनिए सुभाष जी, आप भी बोल के दिखा दीजिए। सुभाष जी, हरियाणा का बीजेपी में एक बार एक शब्द नहीं कहने दूंगा आपको। सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य कितना आसान या फिर मुश्किल मान रहे हैं आप बीजेपी के लिए? ज्योति जी, मैं प्रवक्ताओं के दावे और प्रतिदावे में उलझने की बजाय बिल्कुल सटीक सवाल आपने मुझसे किया है जी। और जो आज आपने 3 टैगलाइन दी है इस चर्चा की, उसमें से एक राजनीतिक दलों के दावे में कितना दम, ये सवाल बहुत लाजिम है और इसी सवाल पर आधारित होगा हरियाणा में। अगर मैं हरियाणा की तक अपने को सीमित रखूं तो हरियाणा में 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसका जो परिणाम आएगा इसी सवाल पर पूरी तरह से टिका हुआ होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जब आप पिछले आंकड़े को एक पत्रकार के रूप में, ये स्वाभाविक है कि कुछ पिछला जो इतिहास रहा है, जो चुनावी स्थिति रही है इस प्रदेश में, उस पर नजर डालना बहुत आवश्यक होता है हम जैसे लोगों को जब हम विश्लेषण करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा पीछे नहीं 2019 की ओर ले जा रहा हूं आपके दर्शकों को, कि आप देखें 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब 10 सीटें जीती तो उनको 58.21 इसके आसपास प्रतिशत उनको वोट मिले थे। कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनको 28.51% वोट मिले। जेजेपी और आप ये दोनों मिले हुए थे उस वक्त, हम सबको याद है, जेजेपी और आप दोनों ने मिलकर जब चुनाव लड़ा तो इनको 4.9% के आसपास वोट मिले थे। बसपा भी लड़ी थी 3.65 और आईएनएल भी अपना उन्होंने 10 के 10 कैंडिडेट उतारे थे, उनको 1.9% के आसपास वोट मिले थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस आंकड़ों का क्यों मैंने जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में इस 5 वर्षों में आ चुकी है जो आने वाले समय में 30% के आसपास वोट जो मार्जिन रहा है इनका हारने का, क्या 30% वोट ये कांग्रेस पार्टी उस हालात में है? क्या इन्होंने अपनी विश्वसनीयता उतनी मजबूत कर ली जनता के नजर में कि ये 30% वोट और ले आ पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों से खिसका पाएंगे? मेरे मन में ये बड़ा सवाल है और उसका कारण है, क्यों ऐसा कहता हूं कि 10 के 10 सीटों पर ज्योति जी पिछली बार अगर आप इनके कैंडिडेट की तुलना अगर नाम मैं लूं, शैलजा जी, निर्मल सिंह, अशोक तंवर, भव्य बिश्नोई, कुलदीप शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, श्रुति चौधरी और कैप्टन अजय यादव जैसे स्टालवार्ड जो हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के नेता उस वक्त थे या अब हैं, या उनमें से 2-3 इधर उधर हो गए हैं अभी, लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी के यही
बड़े मजबूत चेहरे में से माने जाते थे और इनको कांग्रेस पार्टी ने ये समझा था कि ये बड़े लोकप्रिय लोग हैं, संगठन पर भी पकड़ है इनकी और जनता पर भी उतनी ही पकड़ होगी। लेकिन इन 10 लोगों को ऐसे बड़े चेहरों को उतारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति रही कि 30% के आसपास का मार्जिन इनके और भाजपा के बीच में रहा। आज वो ऐसे कौन से कैंडिडेट लेकर आएंगे, किस ऐसे और वो कैंडिडेट जिनको लाएंगे, क्या उनकी विश्वसनीयता इन 10 लोगों से ज्यादा होगी जिससे कि जनता को वो अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? तो मेरे मन में ये बड़ी आशंका है इन चीजों को विश्लेषित करने की। अभी जब कांग्रेस प्रवक्ता भजनदास गर्ग जी कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त भीड़ इनकी सभाओं में देखने को मिल रही है, अगर भीड़ पैमाना होता तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनके नेताओं को सुनने और देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी, तो वहां भी कुछ न कुछ परिणाम सामने आता, इनके पक्ष में जाता। 3 के 3 राज्य ये गंवा बैठे वहां। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी विश्वसनीयता जिस ओर की इनेलो प्रवक्ता पंजेटा जी इशारा कर रहे थे, मैं उनकी ये तारीफ जरूर करूंगा कि कम से कम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की चर्चा वो कर रहे हैं, उन मुद्दों को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि टोपली जी उसका संवेदनशील एक सत्ता पक्ष की ओर की तरफ से वो जरूर जवाब देंगी और दे रही हैं। ये अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बजाय आप अनर्गल इस तरह की बातें करते हैं। जनता अब इसमें उलझना नहीं चाहती है ज्योति जी, अब इस प्रकार के भ्रम में जनता नहीं जाना चाहती है। उसका कारण है कि एक बहुत 2-3 मुद्दे ऐसे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल अपना भाषण दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए, तो उन्होंने बड़ा 2-3 ऐसे बड़े माकूल मुद्दे उठाए जिसको कि जनता बड़ी पसंद करने लगी है आजकल। पहली बात परिवारवाद, वंशवाद की बात उन्होंने कर दी, दोनों की परिभाषा बड़ी स्पष्ट कर दी है, तो उसको लेकर कुछ क्षेत्रीय दलों को भी दिक्कत आएगी और कांग्रेस पार्टी को तो दिक्कत आनी ही आनी है इस मुद्दे पर, क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सटीक जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस पर पहले भी हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं और मोदी जी ने विपक्ष को जो दर्शक दीर्घा में बैठने की बात मानी कि हालांकि उनका एक कटाक्ष था, लेकिन विश्वसनीयता का सवाल उठता है कि क्या आपके नेता और आप जिन प्रत्याशियों को सामने लाने जा रहे हैं इन 10 सीटों पर क्या आपने वो हालात पैदा कर लिए? आज आप जो फेरिस्त आप बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको 10 साल मिले थे, बहुत मजबूत 10 साल मिले थे आपको, आप उसके बावजूद आपने इस प्रकार की चीजें नहीं की। यह सोचनीय बात यह है, विचारणीय बात यह है कि अभी पंडिता जी ने जो अंतरिम बजट की चर्चा की, बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। अरे बजट की आपसे सवाल होगा, इनके बाद आपसे सवाल है मेरा। गर्ग साहब बस 10-20 सेकंड आपसे पढ़ लूंगा, फिर आप अपनी बात जरूर कहें, स्वागत है, आप अपना मत प्रकट करिए। तो पंडिता जी ने अभी अंतरिम बजट की चर्चा की, उसमें जो भी मुद्दे हैं बिल्कुल उठाने चाहिए, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि अंतरिम बजट की दृष्टि से आप कम से कम इस बार विपक्ष के किसी भी नेता ने ये आरोप नहीं लगाया कि निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में लोक लुभावन बजट के रूप में पेश किया। हाँ, चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है, ये नहीं कहा गया कम से कम। किसी को ये आधार नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ये शायद देश के इतिहास में पहला बजट या अंतरिम बजट है जिसमें। ठीक है सुभाष जी, बिल्कुल। देखिए अंतरिम बजट को लेकर तो चुनाव चूंकि करीब होते बहुत बार देखा जाता है कि चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर या लोक लुभावन वादे उसमें बातें उसमें शामिल की जाती हैं। बजरंग दास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुभाष जी, पिछली बार तमाम दिग्गज आप लोगों ने मैदान में उतारे, लेकिन उसके बाद भी हिसार की बात ना करें, दूसरे नंबर पर ही आप लोग रहे तमाम 9 सीटों पर, एक भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए। तो इस बार नया क्या क्या आप लोगों के पिटारे में? ज्योति जी, सुभाष जी ने सवाल किया भी पिछली बार हम 10 की 10 सीट हारे, बिल्कुल मानते हैं। इससे पहले क्या इतिहास था? 2004 के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीते, ये 0 पे थे। 2009 के अंदर हम 9 सीटें जीते, आपके सामने। इससे पहले ये भाजपा वाले 2 सीट हुआ करती लोकसभा के अंदर, हरियाणा में 2 सीट हुआ करती। इसका मतलब ये हो गया कि इनके पटा लिखा गया
अगली बार 10 जीत गए तो अगली बार 10 जीतेंगे। हमने काफी मतलब हरियाणा के अंदर हमने काफी काम किया है। इन्हें पूछा भी सरकार के अंदर पहले इन्होंने क्या किया, हमने जो किया वो सरकार इन्होंने भाजपा एक काम तो गिना दे, जनता हित में हमने एक काम किया। हमने 2005 से लेकर 2014 तक हमने दोनों इसके अंदर 100 गज के गरीबों को 3,82,000 परिवारों को मुफ्त प्लाट दिए, और यहाँ तक कि हमने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। हमने हर एक गरीब के घर के अंदर पीने की पाइप की लाइन बिछाई, टुट्टी लगाई, पानी टंकी लगाई, और 20 रुपए किलो हमने दाल देने का काम किया। अनेकों योजनाएं हमने गरीबों के हित के अंदर लागू की। वो सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती पहली कलम से इन्होंने सारी योजनाओं को बंद किया। या तो यूं बताए भाई 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के हित में एक काम किया हो। इन्होंने एक काम जरूर किया है, जनता पर नाजायज टैक्स के बोर्ड डाले हैं, नए नए टैक्स लगाए हैं। सब्जी फल के ऊपर कभी टैक्स नहीं था, हमारी सरकार ने सब्जी फल के ऊपर टैक्स हटाया, मार्केट फीस हटाई, HRDF हटाया। और एक नई बात बताता हूं, कांग्रेस राज के अंदर 138 आइटम के ऊपर टैक्स कम किए और टैक्स हटाए। मैं आंगली में गिना सकता हूं एक एक आइटम भी कौन कौन सी वस्तुओं पर टैक्स हटाए। इन्होंने एक भी आइटम पर छूट दियो बता दो। इन्होंने तो दूध पर, दही पर, चीनी पर, कपड़े पर, जब से देश आजाद हुआ है तब तक आज तक टैक्स नहीं था। मेरे साथी, इन्होंने टैक्स लगाकर गरीबों का मुंह का निवास छीनने का काम किया है। जिस आइटम पर 5% वेट होता था, आम उपयोग में आने वाले आइटम है, जरूरत का सामान है, उसके ऊपर 18 पर 28% टैक्स लगाकर जनता की जेबों में इन्होंने डाका डालने का काम किया। सिर्फ इन्होंने एक काम किया है, देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू मुसलमान का, और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने का, मंदिर मस्जिद का। ये उसके अंदर क्या है, भावनाओं के साथ खेलते हैं। जनता की भावनाओं के साथ खेलकर झूठे नारे देकर, झूठे वायदे कर कर अपना सत्ता जाना इन्होंने काम किया है। जनता जान चुकी है मोदी जी के झूठे नारे को भी, और मनोहर लाल खट्टर को तो कोई सुन के राजी नहीं। कभी आप डिबेट सुन लो, डिबेट में कभी मनोहर लाल खट्टर का नाम इन्होंने लिया? किसी ने? मोदी जी, मोदी हरियाणा में मोदी ने चुनाव लड़ना है क्या? मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव लड़ना है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की जनता सुनने। लोकसभा चुनाव तो वही लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे। अब आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी बोलने की, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? किसी के नाम पे नहीं लड़ेंगे। आप सुनिए, मेरी छोटी बहन, आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के नाम लेने के लिए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो वही है, मैं लेता हूँ। आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है तो उन्हीं का नाम लेंगे। बजरंग जी अभी आप रुकिए, बजरंग दास जी आप बात कर चुके हैं अपनी, आप रुकिए अभी सुनिए सर, सुनिए अभी। मैं सवाल पूछ लूं क्या इनसे? मनोहर लाल मैं बीजेपी से सवाल कर लूं क्या बजरंग जी? भाषण नहीं देने तो ये है कि वो सवाल सुनेगी कि नहीं सुनेगी। हेलीकॉप्टर आधा मिनट लूंगा। बजरंग जी को म्यूट कर दीजिए। देखिए आप लोग एक दूसरे के बारे में बोले, हल्के के अंदर ठीक है, आप लगातार बोलते हैं लेकिन आप एंकर का सवाल भी नहीं सुनने दे रहे हैं। क्या तरीका बजरंग जी आपका? म्यूट कीजिए, म्यूट करें। वंदना पोपली जी, शुरुआत जहां से हमने की थी कि आप लोगों ने 75+ का नारा दिया था, इस बार आप लोग 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार 10 सीटें जीतकर भी विधानसभा में तो 40 ही रह गई थी। गठबंधन में आप लोगों को सरकार बनानी पड़ी, तो इसे लेकर विरोधी दल बार बार ये कहते हैं कि इस बार 40 सीटें जीतना भी मुमकिन नहीं होगा आप लोगों के लिए। ज्योति जी, इससे पहले ये बोलना शुरू करें, मैं एक बीच में ये कहना चाहता हूँ, मेरे को 1 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं मिली है। If she wants to continue with the same behavior, I will not let her talk even a single word. I will not. तो अब आप let her क्या utter a बदला, आप single बदला word. लेंगे? आप बदला लेना चाहते हैं? एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दूंगा। Let me answer in one line. Let me answer in one line. Naveen, let me answer in one line. No, I don't want to listen anything. मैं इसका भी सोल्यूशन मैं सोल्यूशन निकाल देती हूँ। I just want to make sure that नहीं, आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपका सोल्यूशन निकाल देती हूँ। जब आप व्यक्तिगत अटैक करेंगे तो जवाब मिलेगा। व्यक्तिगत अटैक पे जवाब मिलेगा। आपने पार्टी के बारे में बात नहीं करी, आपने किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क नहीं करा, आपने सीधा सीधा व्यक्तिगत
अटैक करा। तो आप ये समझ लीजिए, आप लगातार जो बोलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में, नवीन जी मैंने टोका था, नहीं मैंने टोका था, अब क्या होगा, अब आप जब क्या होगा, पंडिता जी जो बैठे हैं सुभाष को भी समय मिल रहा है, वो समय नहीं मिल पाएगा, अब समय बर्बाद होगा। मैं नहीं बात करने दूंगा आपको, ये बोलना, आपको ये मानना भी पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा कि यू विल गिव, मतलब ये आपका नहीं है स्टूडियो ना, ये सबका है, तो आप हर किसी को इंटरप्ट करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? नवीन जी आपको शांत रहना चाहिए। लड़ाई नहीं आप बोल चुके हैं ना अपनी बात, आप इस बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। एक पोलाइटली आप बार नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। अच्छा, मैं कह चुके हैं, एक बात को 10 बार, मुद्दे की बात नहीं होगी, बहुत अच्छा होगा क्या? अब आप शांति से सुनिए। बट मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप सुनिए, अभी डिबेट को चलने दें। सुनाइए, पोपली जी बोलिए। सुनाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न किया गया बजरंग दास गर्ग जी के द्वारा, उन्होंने महंगाई को लेकर यहाँ पर प्रश्न किया, उन्होंने कहा टैक्सेस बढ़ा दिए, महंगाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पार्टी है व्हाइट पेपर लेकर आ रही है और ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि यूपीए के समय में जो महंगाई दर थी वो 13 से 14% तक रहती थी। हमारे पूरे 10 सालों में 4 से 6% रही, जो रिजर्व बैंक का टारगेटेड रहा। और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर निवेश करना चाहती है तो उनको भारत दिखाई देता है, अगर वो किसी बाजार की तरफ देखते हैं तो उनको भारत का बाजार दिखाई देता है। अगर पॉलिसी ठीक नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये जो डेटा लेकर बैठते हैं वो कोरोना के समय को लेकर बैठते हैं, उसी को लेकर ये खेल रहे हैं और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं। कई बार तो ये कहते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं, खासकर हाई नेट वर्थ वालों के लिए बोलते हैं, इनके नेताओं के बयान है, जो हाई नेट वर्थ वाले लोग हैं वो बाहर छोड़कर जा रहे हैं। और कभी ये कहते हैं सूट बूट की सरकार है, तो मुझे लगता है इनको जानना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ये कहते हैं बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी में ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है कि 18 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि उन्होंने अपना स्वरोजगार भी शुरू किया। ये एक बड़ा यहाँ पे इनका जवाब देता है। लेकिन किस प्रकार से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन रही वो हम बहुत जल्दी, मुझे लगता है आज लोकसभा में भी इस बात की चर्चा हुई, और किस प्रकार से हमारी जो गवर्नमेंट है व्हाइट पेपर लेकर आ रही है, तो इनके यूपीए के समय में इकोनॉमिक जो इनकी गलतियां रही थी वो इनको पता चल जाएंगी। यहाँ पे रजत पंजेटा जी ने मुझे लगता है कई बातों का उनका जवाब मिल गया होगा। उन्होंने टोल बंद करने की बात करी, पिछले महीने 6 टोल बंद किए हमने, जहां पर हमें जरूरत है। ये टोल का जो एक प्रोसीजर है, कोई पहली बार नहीं हुआ है कि टोल पहली बार लग रहे हैं और हमने बहुत सारे इकट्ठे लगा दिए। हमने 6 टोल एक साथ बंद किए थे, पिछले महीने की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। नौकरियों की आप बात करते हैं, सी ग्रुप से जैसे ही रोक हटी, हमने आज 10,233 नौकरियां देने का काम किया है। और ये नौकरियां जो है बिना पर्ची खर्ची के लग रही हैं। ये डिफरेंस है आपके और हमारे बीच में। आप खजाना भरने की बात करते हैं, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कर्जे की बात करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगी कि कर्जे में हम बिल्कुल लिमिट के अंदर हैं। हमने लिमिट के अंदर कर्जा लिया और उसके अलावा हमने राजस्व घाटा भी हमारा 3% से कम है। पंजाब का जो जीएसडीपी से जो उनका लोन था, कर्जा था, वो 48% तक पहुंच गया। हम 24.2% के आसपास रहे और हमने ऋण की समय सीमा भी कम की ताकि हम उसको जल्दी भर सके। हमने पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया है वो वहां पर दिखाई देता है। अच्छा, मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात हो, रोड्स बनाने की बात हो, लेकिन बार-बार ये कहना कि मैं वाइंड अप क्यों डिबेट को ले जा रही हूँ, आगे समय नहीं है अभी। पंडिता जी जल्दी बोलिए। देखिए ज्योति जी, इन्होंने जो बातें कही हैं पहले तो उन्हीं का जवाब दे देते हैं जल्दी। इन्होंने ईपीएफओ की बात करी, तो ईपीएफओ खुद मानता है कि 16.7% जो है वो जॉब्स घटी हैं। ये ईपीएफओ का डेटा है। 315% जो है वो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 2014 के बाद बढ़ी है। वंदना पोपली जी ने जॉब और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें अलग हैं। पंजेटा जी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, प्लीज मेक इट श्योर। रोजगार और जॉब दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ पर मैं रोजगार की बात कर रही हूँ। प्लीज मैडम, रोजगार की बात करते हैं। हरियाणा में पढ़े लिखे बेरोजगार सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर हैं। हर तीसरा युवा पढ़ा लिखा जो ग्रेजुएट युवा है वो हर तीसरा युवा हरियाणा में बेरोजगार है। आप ये बताइए, हरियाणा की आबादी कितनी बढ़ गई जब से आप आए हो? पता है आपको? लगभग 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। आपको जॉब्स कितनी उसके हिसाब से रेशो में बढ़ानी चाहिए थी? क्या आपने उतनी जॉब्स बढ़ाई? उल्टा आपने जॉब्स, मैंने पिछले अपनी वक्तव्य में Why are you talking about government jobs? Why are you talking about government jobs only? क्या गवर्नमेंट जॉब सबको दी जा सकती है? Why are you talking about government jobs only? और आपने अपने समय में 5,000 नौकरियां दी थी गवर्नमेंट जॉब्स। छोड़िए प्राइवेट। नहीं, Why are you talking about jobs only? गवर्नमेंट जॉब्स only? मैं पूरे रोजगार की बात कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे ना।
आप अपने हिसाब से देख लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से ना घुमाएंगे, इनको अपनी बात कहने घुमाएंगे तो मैं आपके बीच में इनको अपनी बात बोलूंगी। कहने दीजिए। पंडिता जी, अगर चुनावी तैयारियों को लेकर, अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर आप उत्तर दे पाए। ज्योति जी, ये सिलेक्टिव नहीं है, मैं हर चीज का उत्तर है, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता। और प्लीज आप बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि मुझे भी पता की बात करनी है, आप करने दीजिए मेरे को। आपने कहा था पिछली बारी, मैम क्यों ना बात करें, 2,09,000, आप बताइए 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट हरियाणा में खाली पड़ी है सरकारी क्या नहीं? आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए मेरे को। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी 70,000 के आसपास जॉब खाली पड़ी है। आपको मालूम नहीं है ग्रुप सी में रोक लगी हुई थी? आपको पता नहीं हाईकोर्ट में ग्रुप सी में रोक लगी हुई थी? आपको पता नहीं है? पोपली जी को मैडम, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए टाइम अभी मैं आपको अंतिम कमेंट के लिए मैंने टाइम दिया है। ज्योति जी, ये सारे मुद्दे तो है ही, ये मुद्दे तो आप लोगों को जनता के बीच लेकर ही जाने हैं। ज्योति जी, लेकिन आप लोग इन मुद्दों को ले जाने के लिए कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, किस तरह से पब्लिक के बीच जा रहे हैं? अगर कोई कहने की समय देना तो 1.5 मिनट और 2 मिनट के अंदर अपनी बात की जा सकती है, अगर कोई अन्य किसी को टोके ना तो। आप मुझे 2 मिनट का समय दें बिना टोके, टाइम अभी आप स्टार्ट कर लीजिए। मैडम ने बात करी कि आप झूठा आंकड़ा दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं घोषणाओं के बारे में। मैडम, मुझसे सच में गलती हुई, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ लिया। मैंने कहा 1770 में से 282 आपने घोषणाएं पूरी करी है। मैं बिल्कुल गलत था, आई अपोलोजाइज। उसमें 20 कम की है, आपने 262 करी है। सुनिए आप और आगे। उसके बाद आप बात करते हैं निवेश के बारे में। मैडम, निवेश का और आपको पता है, निवेश आपको पता है क्यों किसको देख रहे हैं? देश को नहीं देख रहे, मैं बताता हूं किसको देख रहे हैं। GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, हाल ही में आपने उसको 10 साल तक के टैक्स रिबेट दिए हैं। पूरे देश में कहीं दिए आपने? गुजरात में दिए हैं। देखने का अगर आप बोलते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं केवल 6% बढ़ी। मुझे सिर्फ सोना, दूध, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सिर्फ इसमें बता दीजिए 6% ऐड करके कि 6% कितना बनता है। दुगने से भी ज्यादा हो गए। मैं तो दूध, ब्रेड और चीजों की बात ही नहीं कर रहा। अरे आप 6% की बात कर रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो, आप सीधा टेबल क्यों परसेंटेज पे जनता को उलझा रहे हो? उसके बाद आप बात कर रहे थे, आपको मैं स्टूडेंट्स के बारे में 2-3 बातें करना चाहता हूं। आपने कहा इजराइल भेज देंगे। इजराइल नहीं मैडम, आप हरियाणा के युवाओं को गुजरात भेजिए, क्योंकि वहां है जॉब्स, उनको मौत के मुंह में मत धकेलिए। उसके बाद डोमिसाइल इन्होंने 5 से उम्र 15 से 5 करी, 5 से 3 करी, और अब HCS जुडिशियल के लिए डोमिसाइल ही खत्म कर दिया। हर 5वें दिन आपकी गलत नीति की वजह से हर 5वें दिन ड्रग ओवरडोज से एक बच्चा मर रहा है। हरियाणा का सुसाइड रेट 12.6 है। नेशनल एवरेज पता है क्या मैडम आपको? उससे 2% कम, केवल 10%। उसके बाद आप बात कर रहे थे स्कूलों के अंदर, आपने मुफ्त एजुकेशन की बात करी, और अब आप सरकारी स्कूलों में जिनकी 1,80,000 की आय भी कम है, उससे भी 500 रुपया मांगने की बात करते हैं। अभी सीधी मोटी बात करते हैं, आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ ज्योति जी। इस बजट के अंदर जबकि आपने इंडिविजुअल्स से, जो सैलरीड है इंडिविजुअल्स है, उनसे आप कितना टैक्स कलेक्ट करते हो, उम्मीद थी कोई रिबेट दोगे। रिबेट आपने पता किसको दिया? उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट जगत को 3% का कट मार के आपने उनको फायदा पहुंचाने का काम किया, ना कि अब किसी किसान को। ना उसके कर्ज की बात करी आपने, ना उसके आप सिलेंडर की बात करी आपने, ना मिडिल क्लास की बात करी, ना युवाओं की बात करी। 2 करोड़ रोजगार की बात करे थे, AI से अब रोजगार घटाने की और रोजगार खाने की बात हो रही है। नवीन जी, आपका भी अंतिम कमेंट। चलिए, आपने कई मुद्दे गिनवाए हैं और पोपली जी भी उनका उत्तर देना चाह रही है, हालांकि उसके लिए भी टाइम नहीं है अभी। नवीन जी, आप बोलिए। ठीक है, मैं एक तो पोपली जी ने EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को स्वरोजगार से पता नहीं क्या जोड़ दिया। इनके ज्ञान को मैं दोनों हाथों से सलामी देना चाहता हूं। अगर हम रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पूरा हिंदुस्तान जानता है हरियाणा पहले नंबर पे है। दूसरी बात, रोजगार जो यहाँ पे स्टेट मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करें, हरियाणा का स्टेट मिनिमम वेजेस लगभग 10,000 के आसपास है। देखिए, चुनाव की बात कर रहे थे, ये इतने मुद्दे हैं, पूरा दिन इन पर डिबेट हो सकती है। फिर आप लोगों को आपत्ति है, मैं बीच में क्यों टोक रही हूँ? चलो, अपनी मर्जी के मुद्दों पर बात करना नहीं, उस पे आ जाते हैं, उस वाली बात पे आ जाते हैं। चुनाव की प्रेपरेशन की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव है तो आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूत संगठन, किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों को चैलेंज करता हूं, आपसे बड़ा संगठन हमने बनाया है। वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ बैठे हैं, सुभाष जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और काफी दिनों से उनको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि 4.9% वोट आई थी JJP और इनका गठबंधन था। मैं इनको थोड़ा सा उसके बाद का एक अपडेटेड वर्जन देना चाहता हूं। अभी निकाय चुनाव हुए थे हरियाणा में, और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की 12% वोट आई थी। दूसरे नंबर की पार्टी थी आम आदमी पार्टी पूरे इसमें हरियाणा के अंदर। तीसरी बात, पोपली जी कह रही थी कि जी जमानत पता नहीं किसकी।
इनके 54 विधायक, 54 कैंडिडेट, पंजाब में इनके 54 कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है। जिस पार्टी ने 80 करोड़ आबादी को कटोरा लेके हाथ में खड़ा कर दिया है, हरियाणा को बेरोजगारी में पहले नंबर पे ला दिया है, हरियाणा को महंगाई में पहले नंबर पे ला दिया है, हरियाणा को कर्जवान बना दिया है, 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, क्राइम पे पहले नंबर पे हरियाणा को लेके आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। वो आज कह रहे हैं कि 400 सीट लेके आएंगे, 10 की 10 सीटें लेके, मैं बस अंतिम बात, बिल्कुल एक सेंटेंस की मैं आपका लूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जनता को सुनना आपने अच्छा किया, आपने सीखा, पर आपको सुनना सिखा देगी ये जनता, मैं आपको बता रहा हूं। पोपली जी, सुभाष जी बोलिए आप। जी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की घोषणा है, जिस ओर पंजेटा जी इशारा कर रहे हैं, हालांकि उनकी बात तार्किक तथ्यात्मक हो सकती है। मैं केवल इतना सा डिफरेंस बताना चाहूं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो तो मुख्यमंत्री यानी सरकार गठन के बाद की बात होती है, जिसको लेकर पंजेटा जी ने पॉइंट आउट किया है। मेरा ये कहना है कि जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो सभी पार्टियां, पोपली जी, हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं वो आपके चुनावी घोषणा पत्र से भी जुड़ी हुई घोषणाएं हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, ये बहुत साफ शब्द में, और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं सरकार गठन के बाद की, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, और चुनावी घोषणा पत्र जो पार्टी का है वो बिल्कुल जुदा जुदा चीजें हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक हो सकते हैं, बहुतायत उसमें हो सकता है, ये बात अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कितने राजनीतिक दल गंभीर हैं, मेरा ये सवाल है। और जनता आज ये जानना चाहती है कि आप जिस दस्तावेज को लेकर सामने आते हैं, गीता और कुरान रामायण के रूप में लोगों के सामने आप रखते हैं, तो क्या आप उस पर स्टिक होते हैं? क्या आप उसको अक्षरशः पालन उसका आप करते भी हैं या नहीं करते हैं? देखिए, मैं बहुत प्रामाणिक के साथ ये कहना चाहता हूं, हालांकि हो सकता है साथियों को अच्छा न लगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उस मामले में काफी बदलाव देखने को मिला है जनता को। जनता ने ये देखा है, चाहे वो कुछ बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हों, उससे सहमत नहीं हो सकती कई पार्टियां, अलग बात है, और बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर के मेरा ये मानना है कि उसमें एक टाइम फ्रेम में काम करने की आदत या उस ओर कदम उठाना, मेरे हिसाब से उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। इसीलिए जनता बारंबार जो भाजपा की ओर जाती है, उसका बड़ा कारण ये है कि आप जब आपको टाइम फ्रेम में आप कुछ काम करते हैं और सामने लाकर सुविधाएं सीधे उन तक आप पहुंचा देते हैं, तो उसमें झिकझक कुछ और बातें अलग विषय हो सकता है, कभी और बहस करेंगे। जी बिल्कुल, अभी समय भी आगे इजाजत नहीं दे रहा। पोपली जी और बजरंग जी को भी कुछ कहना है, लेकिन माफी के साथ आगे समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जो अलग अलग दावेदारियां हैं तमाम दलों की जीत को लेकर, चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।